हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन योर बायोलॉजी क्लास। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। होप सो आपको प्रीवियस चैप्टर क्लियर ही होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं दे फाइनली डाइजेस्टेड टू प्रोड्यूस सॉल्युबल न्यूट्रिएंट जो हमारे ब्लड स्ट्रीम से नीडेड ऑर्गन और टिश्यू के पास पहुंचता है। तो आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी का चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद ये तो पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट कहाँ पहुंच चुके हैं, नीडेड ऑर्गन और टिश्यू के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन उस न्यूट्रिएंट की नीड क्या है सेल को, टिश्यू को क्या नीड है उनकी, तो उन्हीं न्यूट्रिएंट को यूज करके टिश्यू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जनरेट एटीपी। तो आज जो हमारा पूरा चैप्टर घूमेगा वो किसके राउंड घूमेगा? रेस्पिरेशन की कैसे हमारे बॉडी में गैसेस पहुंचती हैं, एक्सचेंज कैसे होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन। व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू जनरेट एटीपी। व्हाट डू मीन बाय एटीपी? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसके थ्रू सेल सर्वाइव करता है, टिश्यू सर्वाइव करते हैं, ऑर्गन सर्वाइव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीएस कार्टर एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रेस्पिरेशन को 3 स्टेज में डिवाइड किया बच्चों। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब तक आप रेस्पिरेटरी सिस्टम सुनते ही आपके ध्यान में सिर्फ ब्रीदिंग आता होगा, लेकिन नहीं, ब्रीदिंग को हम जो रेस्पिरेशन है उसको हम कितने स्टेप में पढ़ते हैं? 3। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन है उसको कितने स्टेज में डिवाइड किया गया? 3 स्टेज में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज होना गैस का किसके किसके बीच में? एक्सटर्नल एनवायरमेंटल लंग्स के बीच में। इंटरनल रेस्पिरेशन उन्हीं गैसेस का कहाँ पहुंचना? टिश्यू के पास। और फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन उन्हीं ऑक्सीजन को यूज करके जो सेल सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, फैट को ऑक्सीडाइज करते हैं टू जनरेट एटीपी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे जो गैसेस को कंडक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पाथवे, प्लस एक्सचेंजिंग पाथवे जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपको पता ही होगा हमारे ब्लड से CO2 कहाँ आ जाता है बच्चों? एक्सचेंजिंग पार्ट कह सकते हैं इसको, नॉट अ पाथवे। तो रेस्पिरेटरी पाथवे एंड एक्सचेंजिंग पार्ट। रेस्पिरेटरी पाथवे नोस्ट्रिल टू ब्रोंकाई हम कह सकते हैं। एक्सचेंजिंग पार्ट जिसमें हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है? अल्वोलाई में। डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पाथवे की एयर कैसे ट्रैवल करता है नोज से अल्टीमेटली अल्वोलाई तक पहुंचने के लिए, वो कौन कौन से ऑर्गन को पास करता है और कैसे ट्रेवल करता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम ओवर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो, रेस्पायरोमीटर सुना होगा आपने कि नॉर्मल यदि हम रेस्ट में है तो हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है बच्चों? 12 to 14 टाइम्स पर मिनट। यदि हम छोटे इन्फेंट की बात करें, पैदा हुए बच्चे की, तो 40 to 44 टाइम्स पर मिनट, क्योंकि इसके बॉडी में बहुत तेजी से मेटाबॉलिज्म हो रही है तो ऑक्सीजन की नीड भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन है, जो एक फिजिकल फिनोमिना है, जो हम सांस ले रहे हैं, इनफ्लो ऑफ एयर, एंड एक्सपिरेशन इज आउटफ्लो ऑफ एयर, जिसको आप सिंपली अब तक लोअर क्लास से पढ़ते आए हो, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। कैसी फिनोमिना है? इनहेलेशन एक्टिव फिनोमिना है और एक्सहेलेशन कैसी फिनोमिना है? पैसिव फिनोमिना है। रिस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर 2 to 3 मिनट रिस्पेक्टिवली। 2 मिनट लगते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन में, और 2 सेकेंड, और एक्सपिरेशन में 3 सेकेंड। नेक्स्ट पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पल्मन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? लंग्स के लिए। जैसे हमने GI टर्म, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किसके लिए टर्म यूज किया था? एलिमेंट्री कैनाल के लिए। उसी तरह से पल्मन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? लंग्स। तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इज द अमाउंट ऑफ एयर होल्ड, एक्सपायर्ड और इनहेल्ड बाय लंग्स इन डिफरेंट कंडीशन। जैसे आप भाग रहे हो, बहुत तेजी से दौड़ रहा है कोई एथलीट, तो उसका पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेस्ट में है तो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल है। डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो डिफरेंट कंडीशन में जो लंग्स हमारा एयर को होल्ड करके रखता है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? पल्मोनरी वॉल्यूम, PV। एंड पल्मोनरी कैपेसिटी की
कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम इज सेड टू बी कैपेसिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के लिए, बोर्ड के लिए। आपके +1 के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कहूंगी मैं, लेकिन आपके नीट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि अल्टीमेट एयर रेस्पिरेटरी पाथवे को फॉलो करता हुआ कहाँ पे आ चुका है बच्चों, अल्वोलाई के पास। तो अल्वोलाई से अल्टीमेट कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में। ब्लड से अल्टीमेट कहाँ पहुंचेगा, टिश्यू में। तो कैसे एक्सचेंज होती है, इट इज बेस्ड ओवर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। नेक्स्ट कि अल्टीमेट जो हमारा अल्वोलाई से गैसेस कहाँ आ चुकी हैं, ऑक्सीजन ब्लड में आ चुकी हैं, तो क्या वो वहीं ठहरी रहेंगी या ट्रांसपोर्ट होगी, तो ट्रांसपोर्ट होती हैं। जैसे ब्रेन सेल को यदि ऑक्सीजन की डिमांड है तो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचाना है। हम बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं तो हमारे हिंड लिम्ब लेग मसल को ऑक्सीजन की डिमांड है तो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचाना है। तो ब्लड के अंदर ऐसे कौन से कैरियर एजेंट्स हैं या व्हीकल्स हैं जो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, तो सबसे सुनते ही आपके ध्यान में आता होगा हीमोग्लोबिन का नाम, कि जो ब्लड है, ब्लड में मेनली ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, अप्रॉक्सीमेट 97%, या आप कह सकते हो कि 90 to 97% ऑक्सीजन हमारा कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, एंड जस्ट 3 to 7% कैरीड आउट बाय ब्लड प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि कैसे वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हम बहुत ही यूनिक फिनोमेना पढ़ेंगे, बोर्स इफेक्ट, कि कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सीजन कैसे कंबाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन से, और फर्दर जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे डिसोशिएट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ऑक्सीजन क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो बोर्ड डिसोशिएशन कर्व में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोशिएशन में ली। नेक्स्ट हम क्लोराइड से पढ़ेंगे कि ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी में आयनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड कैसे मूव करता है, और इसको सबसे पहले हैमबर्गर एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, दैट्स व्हाई क्लोराइड सेफ्टी इज सेड टू बी हैमबर्गर फिनोमेना। नेक्स्ट हेल्डन इफेक्ट कि एक टिश्यू में सपोज CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, पिक करेगा। तो सपोज कोई हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके लेके आ रहा है बेटा एक सेल के अंदर, यहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर हाई है, CO2 का, तो उस केस में Hb अपने ऑक्सीजन को यहाँ छोड़ देगा और CO2 को क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। तो व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस बियॉन्ड अ लिमिट इट लीड टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट, जो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इन दोनों फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन नेट में पूछा जाता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब बात आती है, क्या हमारी हर टाइम पे रेस्पिरेटरी रेट कांस्टेंट रहते हैं क्या, या वेरी करते रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी रेट जनरली घटते बढ़ते रहते हैं। सपोज यदि आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका रेस्पिरेटरी रिदम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप सो रहे हैं, आप रेस्ट पे हैं, तो आपका रेस्पिरेटरी रिदम घट जाएगा। अगेन आप बहुत स्विमिंग कर रहे हैं, आप या हम कहें कि आप बहुत तेजी से रनिंग कर रहे हैं, कोई एथलीट है, तो उस केस में भी आपका रेस्पिरेटरी रिदम बढ़ जाता है। तो इस रिदम को, जो सांस लेने की रेट है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की जो रेट है, इसको कौन रेगुलेट करता है, तो इसके अंदर हम मेजर रोल पढ़ेंगे पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा व्हिच इज पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, कि कैसे वो रेगुलेट करता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को, और कैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी रेगुलेट करता है, कि आपके ब्लड में यदि CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो भी हमारा रेस्पिरेटरी रिदम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक तरह से pH ऑफ ब्लड ऑल्सो डिसाइड रेस्पिरेटरी रिदम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सुनते ही आपके दिमाग में आता है एस्थमा, दमा जिसको बोलते हैं हम, एस्थमा पढ़ेंगे हम, इसमें निमोनिया पढ़ेंगे, लंग ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जैसे कुछ पर्सन सीमेंट इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको कौन कौन से डिसऑर्डर अपीयर होते हैं। नेक्स्ट कम ओवर आवर टॉपिक स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, GS अकॉर्डिंग टू GS कार्टर। GS कार्टर एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रेस्पिरेशन को कितने स्टेज में एक्सप्लेन कराया था बच्चों, 3 स्टेज में। सबसे पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको आप ब्रीदिंग भी कहते हो, वेंटिलेशन, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, कि एयर एटमॉस्फेयर में डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवे को, ऑर्गन्स को पास आउट करता हुआ अल्टीमेट कहाँ पहुंचता है, लंग्स। इट इन्वॉल्व 2 स्टेप, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। It involves 2 step, inhalation and exhalation. It is physical phenomena. हम पढ़ेंगे कि जो पहली स्टेप है ये कैसी फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना है।
जिसमें दो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सेकेंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अल्टीमेट गैस कहाँ पहुंच चुके हैं, अल्वोलाई के पास। तो इसके अंदर हम दो स्टेप पढ़ेंगे बच्चे, 2 फेजेस में ऑपरेट होती है। फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग एंड ब्लड, कि जो अल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा है वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है बच्चों, हाई है, कि एक्सटर्नल एयर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर कहाँ पहुंच गया, लंग्स के पास। अल्वोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, आप पढ़ ही चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, हाई, और ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है बच्चों, लो। तो आपको पता ही है गैसेस मूव करते हैं हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो लंग से ऑक्सीजन कहाँ मूव कर गया, ब्लड में। लेकिन इसी का उल्टा देखें तो ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, हाई, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है बच्चों, लो। CO2 क्या है यहाँ पे, लो। तो CO2 मूव फ्रॉम ब्लड टू लंग्स। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन मूव कर रही है अल्वोलाई टू ब्लड, एंड सेकेंड CO2 कहाँ से मूव कर रही है, ब्लड टू लंग्स। और एक्सहेलेशन के थ्रू अगेन हम CO2 को क्या कर देते हैं, एक्सहेल, आउटफ्लो हो जाता है, सांस छोड़ना जिसको बोलते हो आप कॉमन लैंग्वेज में। सेकेंड, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड। अब आपने क्या देखा, अल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आ चुकी है बच्चों, ब्लड के अंदर आ चुकी है। इसका मतलब ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीजेस इन ब्लड एंड दैट कंडीशन इज सेड टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ब्लड को आप क्या कहोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि जब ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ता है, दैट ब्लड इज सेड टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू में कौन सी प्रोसेस चल रही है, ऑक्सीडेशन चल रही है। सपोज ब्रेन टिश्यू, यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन करता है, रेस्पिरेशन में पाथवे में पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 ग्लूकोज बोर्न टू प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो इसका मतलब ब्लड के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो। क्लियर हो गया आपको। तो अब ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर क्या है, आप देख रहे हो कि ज्यादा है, एंड दैट ब्लड इज सेड टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा बच्चों, टिश्यू के पास। अब टिश्यू में ऑक्सीजन जाता जा रहा है, और यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है बच्चों, लो है। तो CO2 अल्टीमेट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। और जैसे जैसे CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ता जाएगा, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, PP ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेज इन ब्लड, ब्लड में जब बढ़ता है, दैट कंडीशन इज सेड टू बी, देन ब्लड इज सेड टू बी डीऑक्सीजनेटेड। ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, कि जब ब्लड अल्वोलाई के क्रॉस आया है तब उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है, एंड दैट ब्लड इज सेड टू बी ऑक्सीजनेटेड। और जब वो ऑक्सीजन टिश्यू को सप्लाई कर देता है, वहां से CO2 को पिक कर लेता है, नाउ इट इज सेड टू बी डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ आया बच्चों, लंग्स में, और लंग्स को क्या दे दिया उसने, अल्वोलाई को CO2, और वहां से क्या रिसीव कर लिया, ऑक्सीजन। इस तरह की साइकिल चलती रहती है। तो ये हम डिटेल में कुछ लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आप, कि कितना पार्शियल प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना होता है, लंग्स के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर होता है, ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर होता है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट कम ओवर सेलुलर रेस्पिरेशन। अल्टीमेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई द ऑक्सीजन टू टिश्यू। अब अल्टीमेट ऑक्सीजन कहाँ आ चुका है, टिश्यू के पास आ चुका है, सेल के पास आ चुका है, जहाँ पे फूड सबस्ट्रेट से ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी। और जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, व्हेन वन ग्लूकोज undergo oxidation in the presence of oxygen, that is aerobic respiration, generate net 36 and gross 38 ATP, जो आप प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्लासेस में 10th में पढ़ के आए हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगेन हम +1 में भी पढ़ेंगे बच्चों। तो 1 ग्लूकोज कितने ATP जनरेट करता है, 36, 38 ATP, ग्रॉस कितना 38, नेट कितना 36, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि अल्टीमेट एयर से ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रहा है, टिश्यू के पास पहुंच रहा है। तो जो भी ये सारी प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। तो आपकी रेस्पिरेशन कैसे फिनोमेना है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, जिसका मेन मोटिव क्या है, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना मेन मोटिव टू जनरेट एनर्जी, दैट इज ATP, whereas breathing is a physical phenomena.
ब्रीदिंग कैसी फिनोमिना है बच्चों? फिजिकल फिनोमिना है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन या इट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट कम ओवर स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आए हैं कि जो भी फूड हम इंजेस्ट करते हैं उसकी डाइजेशन कैसे होती है, वैसे ही जो हम सांस ले रहे हैं, एयर एंटर कर रहा है, वो किस पाथवे को लीड करता हुआ या फॉलो करता हुआ अल्टीमेट लंग्स तक पहुंचेगा। तो नेक्स्ट कम ओवर स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 जोन में डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग जोन, सेकंड वन इज एक्सचेंजिंग जोन। नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको। कंडक्टिंग जोन का मतलब रेस्पिरेटरी पाथवे जो एयर को क्या करता है बच्चों, कंडक्ट करता है। और एक्सचेंजिंग जोन जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 एंटर करता है, CO2 बाहर निकलता है। तो किस तरह से एयर पाथवे को फॉलो करता है, एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट, जब हम इनहेल करते हैं तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, एयर कहाँ है एटमॉस्फेयर में, गैस के फॉर्म में है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, हाई। क्या है, हाई। और एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो, या आप कह सकते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो वॉल्यूम लंग्स का क्या होता है, बढ़ता है, और एयर एटमॉस्फेयर से कहाँ चली आती है, लंग्स में। तो कौन से पाथवे को फॉलो करती हुई आती है, ध्यान से देखें। एयर जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। अब आप देख रहे हैं कि एयर कहाँ एंटर कर रहा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो आपका नेजल चैम्बर का जो एक्सटर्नल ओपनिंग दिखाई दे रही है नोज की, दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एयर अल्टीमेट कहाँ पहुंचता है, वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर। आप देखें कि जो वेस्टिब्यूल है, जब नोज की इंटरनल एनाटॉमी हम देखें तो नोज के अंदर एक बोन होती है जो नेजल चैम्बर को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है, एंड दिस इज सेड टू बी कंडीशनिंग जोन, जहाँ पे यदि एयर हॉट है, बाहर से गर्म हवा आ रही है तो उसकी कूलिंग होती है, और बाहर से कूल्ड एयर हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, इसका हॉट एयर में कन्वर्ट होता है। मतलब एयर जो इनहेल कर रहे हैं हम, उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। इसलिए आप देखते हो कि ठंड के महीनों में, ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर, ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड, अपना कौन सा पार्ट, फेशियल पार्ट अफेक्ट होता है, नेजल पार्ट। उसी तरह से जब बहुत एक्सट्रीम समर होता है, गर्म हवा चलती है, तो भी आप लोगों ने देखा होगा कि कईयों के नोज में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो नेजल चैम्बर है इट बिहेव एज ए कंडीशनिंग जोन। व्हाट डू मीन बाय कंडीशन? कंडीशन सुनते ही आपके माइंड में आता होगा एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का काम क्या है, रूम के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कांस्टेंट करना। तो जो एयर हम इनहेल्ड कर रहे हैं, वेदर द एयर इज हॉट और कोल्ड, उसको हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इंटरनल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। तो एयर अल्टीमेट कहाँ आ चुकी है बच्चों, वेस्टिब्यूल, विच इज सेड टू बी नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर जब व्हेन कंडीशनिंग इज ऑपरेटेड, एयर अल्टीमेट कहाँ चली गई, इंटरनल नॉस्ट्रिल, एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल लीड टू नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे जो फूड को भी कंडक्ट करती है और एयर को भी कंडक्ट करती है। तो नेजोफेरिंग्स अल्टीमेट लीड टू फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स लीड टू ट्रैकिया। ट्रैकिया विच इज सेड टू बी विंड पाइप, जिसको आप बोलते हो, देखा भी होगा। यदि आप टच करो अपना रीजन तो यहाँ पे आपको कुछ कार्टिलेजिनस रिंग दिखाई देंगी, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ट्रैकिया, विंड पाइप, जिसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, विंड पाइप। अब जो ट्रैकिया है, बिफोर एंटरिंग इनटू चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी, हमारा लंग्स कहाँ लोकेटेड है बच्चों, थोरैसिक कैविटी में। उसी तरह से स्टमक कहाँ लोकेटेड है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो चेस्ट कैविटी के अंदर यहाँ पे ट्रैकिया अल्टीमेट डिवाइड करके बहुत सारे पाइप्स में डिवाइड करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ब्रोंकियल ट्री। तो नाउ कम ओवर कि ट्रैकिया कैसे डिवाइड करता है। सबसे पहले जैसे ये ट्रैकिया है, इट डिवाइड इनटू 2 tubular structure which is said to be primary bronchus, further other branch which is said to be secondary bronchus, further other branching which is said to be tertiary bronchus, and छोटे छोटे और ब्रांचिंग होती जा रही है, कंटिन्यू ब्रांचिंग होती जा रही है, एंड दैट ब्रांचिंग इज सेड टू बी टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल एंड अल्टीमेटली टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यदि थोड़ा सा आप हायर मेडिकल क्लासेस में पढ़ेंगे, शायद आप MBBS कर रहे होंगे, तब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो ब्रोंकाई है इट शो अप्रॉक्सीमेट 23 टाइम्स डिवीजन, डिवाइड, सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ब्रोंकियल ट्री। और शॉर्ट में इसको सिंबलाइज करें तो दिस इज सेड टू बी BT, ब्रोंकियल ट्री।
तो ट्रैकिया अल्टीमेट लीड टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब ट्रैकिया किस में डिवाइड हो चुका है बच्चों? टर्मिनल ब्रोंकियोल में। एंड दिस टर्मिनल ब्रोंकियोल फर्दर ब्रांचिंग, फर्दर एंट्री इनटू लंग्स। लंग्स में आप देख रहे हो कि और छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड कर रहा है, और दिस स्ट्रक्चर अल्टीमेट लीड टू अल्वोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम? अल्वोलाई। तो नाउ टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल लीड टू अल्वेलर डक्ट, एंड अल्वेलर डक्ट फाइनली ओपन इनटू अल्वोलाई। तो यहाँ पे ब्लू स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ब्रोंकियोल ट्री को। ये क्वेश्चन नीट में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि ट्रैकिया ब्रांचिंग शो करता है बिफोर एंटरिंग इनटू thoracic cavity where our lungs are located, जहाँ पे हमारा लंग्स लोकेटेड है, एंड दैट ब्रांचिंग इज सेड टू बी ब्रोंकियल ट्री। बहुत मल्टीपल ब्रांचिंग शो कर रहा है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ब्रोंकियल ट्री। अब टर्मिनल ब्रोंकियो जो फर्दर डिवीजन शो कर रहा है, अल्टीमेट एंटर इनटू अल्वोलाई, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रेस्पिरेटरी ट्री, जिसको हम आरटी बोलते हैं। अब आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल एंड एंड्स विद अल्वोलाई। तो ये जो पूरा पाथवे है, क्या हर जगह पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है? तो नहीं हो रही। ध्यान से देखिए आप इस पॉइंट को, कि एक टर्म पूछा जाता है नीट में कि जो ब्रोंकियल ट्री है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एयर फिल्ड रहती है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई द एयर filled in BT stand for bronchial tree, is said to be dead space volume. Why it is said to be dead space volume? Because it does not not participate in exchanging of gases. नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं है ब्रोंकियल ट्री का, सिर्फ ये एक्स्ट्रा एयर को स्टोर करती है। एंड कितना एयर ये स्टोर करती है? अप्रोक्सीमेट 150 ml। अप्रोक्सीमेट 150 ml। क्या नीड है उसके बारे में बताऊंगी। फिर आ जाते हैं हम कि ये तो आपने देखा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अल्टीमेट लीड टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, एंड दैट जोन इज सेड टू बी कंडक्टिंग जोन। व्हाई इट इज सेड टू बी कंडक्टिंग जोन? क्योंकि एयर को सिर्फ लेके जा रही है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड अल्टीमेट टर्मिनल ब्रोंकियोल लीड टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, अल्वेलर डक्ट एंड अल्वोलाई। इन तीनों के अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब अल्वोलाई से एयर कहाँ जा रहा है? ब्लड में, और ब्लड से गैसेस कहाँ आ रही है? अल्वोलाई में। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एक्सचेंजिंग जोन और एक्सचेंज जोन। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कंडक्टिंग जोन जो एयर को कंडक्ट करती है, एक्सचेंज जोन जो एयर को एक्सचेंज कराती है अक्रॉस ब्लड, अक्रॉस बॉडी फ्लूइड। अब बात आती है कि क्या नीड है इस डेड स्पेस वॉल्यूम की। सपोज कोई नॉन ब्रीदिंग कंडीशन अराइज हो जाए, हम सांस ना ले पाए, और यदि हमारे अल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता जाए, तो ब्लड के अक्रॉस एक्सचेंज नहीं होगा गैसेस का। इन दैट कंडीशन डेड स्पेस वॉल्यूम शिफ्टेड टू एक्सचेंजिंग जोन। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ एयर हमारे इस जोन में भी लोकेटेड होती है। सेकेंड इसका रोल और बता दूं, यदि हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग होती है बच्चों, और यदि इसमें एयर आए या ना आए तो ये कोलैप्स नहीं होता। जैसे आपने पानी की पाइप देखी होगी, जब उसमें से आप पूरा पानी निकाल देते हो या उसमें से एयर बाहर निकल जाती है तो वो कोलैप्स हो जाती है, चिपक जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जिससे आप वाटरिंग करते हो, प्लांट में पानी देते हो, उस कंडीशन में आप देखें कि जब उसमें से पूरा पानी आपने निकाल दिया, उससे एयर बाहर निकल गई तो कोलैप्स, चिपक जाती है उसकी बॉल आपस में। अब ट्रैकिया के पास तो ऐसा इंटरनल मॉडिफिकेशन है कि उसके पास कार्टिलेजिनस रिंग है कि आप सांस लें या ना लें ये पाइप नहीं चिपकेगी। दिस रिंग अवॉइड कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया इन नॉन ब्रीदिंग कंडीशन, जब आप सांस नहीं ले रहे। लेकिन यदि हम प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस की बात करें तो इनके पास तो कोई रिंग नहीं है। तो यदि इनमें से सारी एयर बाहर निकल जाए तो ये सारी आपस में क्या कर जाएंगी? कोलैप्स हो जाएंगी। और आफ्टर यदि कोलैप्स हो जाती है हमारी ब्रोंकस, तो फर्दर यदि हम कितनी भी स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन करते रहे, एयर अल्टीमेट अल्वोलाई तक नहीं पहुंचेगी। तो डेड स्पेस वॉल्यूम का या डेड स्पेस एयर का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, कि ये जो कंडक्टिंग जोन है, जो ब्रोंकियल ट्री है, कि जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन इसके अंदर हवा भरी रहती है,
भरी रहती है ताकि इसकी कोलैप्सिंग ना हो। तो हमारा होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर कहाँ से कहाँ पाथवे को फॉलो करती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।